हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार। तो आज के इस लेक्चर में हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी मानव जीनोम परियोजना के बारे में डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आने वाले एग्जाम में मैं प्रिडिक्ट करता हूँ वो ज़रूर आएंगे, तो उनमें से अगर आप तैयारी कर लेंगे, ये कुछ टॉपिक जो मैं लेकर के आऊँगा अपने लेक्चर्स में, तो इनको अगर आप रेडी कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे अच्छी तरह से, तो आपके जो फंडामेंटल हैं वो तो क्लियर हो ही जाएंगे और आपका ये एग्ज़ाम भी जो है वो भी आप इसको बीट कर लेंगे। क्योंकि अब ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन बचे हैं, तो उसको भी हम एक अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके अगर जाएं और हमारे टॉपिक अगर क्लियर होते हैं तो हमें समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बड़े बड़े टॉपिक से ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपको अगर बड़ा टॉपिक अच्छी तरह से याद है या अच्छी तरह से वो समझा हुआ है तो आपको वो छोटे क्वेश्चन करने में ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होती। तो चलिए इस लाइन में सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं। आप तो जानते ही हैं बायोलॉजी विद शुभेंद्र सर और माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और आप मेरे चैनल पे जा करके आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। कुछ टाइम से लेक्चर्स अभी नहीं हुए थे, लेकिन अब रहेंगे लेक्चर्स, बोर्ड तक आपके लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे और हम कोई ना कोई टॉपिक लेकर के आते रहेंगे जो बोर्ड के लेवल से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और बाइलिंगुअली में पढ़ाता हूँ, दोनों में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो जब हम बात करते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले देखिए कि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया था, यानी कि पूरे के पूरे जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी जो 23 गुणसूत्र होते हैं, उनकी मैपिंग कर देना, उनको मैप कर लेना कि कौन से क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर के और क्रोमोसोम नंबर 23 तक, यानी गुणसूत्र संख्या 1 से लेकर के गुणसूत्र संख्या 23 तक कौन से गुणसूत्र से क्या क्या कार्य संपन्न होते हैं, इस बात का पूरा डाटाबेस हमारे पास हो। इस प्रोजेक्ट का पूरा यही टारगेट था और यही प्रोजेक्ट हमारा था जिसको नाम दिया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसको एक और नाम दिया गया था द मेगा प्रोजेक्ट, एक वृहद यानी बड़ा, ठीक है। तो मेगा का मतलब ही बड़ा होता है, बड़ा, बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट था जो कि हमारा कई वर्ष लग गए थे। लगभग 1990 में ये प्रारंभ किया गया था और 2003 में ये कंप्लीट हुआ था। तो चलिए इस बारे में हम आगे डिस्कशन करते रहेंगे। तो एक आपको व्यू देने के लिए कि हम किस चीज को पढ़ने जा रहे हैं, बात ह्यूमन की कर रहा था ना, तो ह्यूमन जीनोम है ना, तो यहां पर आपको कुछ ऐसी चीज, अगर बायोलॉजी को आपने अच्छी तरह से पढ़ के रखा होगा तो इसमें से भी आप बायोलॉजी को ढूंढ लेंगे, ह्यूमन तो है ही है। अदरवाइज आप बहुत अच्छी चीज को ढूंढ पाएंगे। जब हमने पढ़े थे कि VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, आपको इसके पीछे, इसके अंदर साइड में इस स्क्रीन पर ये भी सोच रहा है कि ये है क्या चीज। तो ये क्या है, ये टैंडम्स हैं। ये क्या है, ये टैंडम है जो मैच कराए जाते हैं, देखा जाता है कि हाँ उसका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए एक के ऊपर अगर दूसरा रखेंगे, जैसे ये फिंगर है, फिंगर अगर दोनों फिंगर है जैसे ये, तो ऐसे अगर रखेंगे तो एकदम मैच कर जाएगा। बट अगर ये फिंगर को किसी बच्चे की, किसी बेबी की फिंगर्स हो, अगर मेरे हाथ के ऊपर या अपने हाथ के ऊपर आप रखने की कोशिश करेंगे तो वो फिंगर नहीं मैच करेंगे। इसका मतलब वो डाटा बेस जो है ना, वो जो टैंडम है वो उनसे मैच नहीं करते, और ये हमने पढ़ा DNA फिंगर प्रिंटिंग में, ठीक है। चलिए वो भी एक दिन टॉपिक वो भी लेकर के आएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए ये ह्यूमन जीनोम, जितने भी जीनोम्स यानी कि जितने भी क्रोमोसोम होते हैं सबको मैप कर लेना और सबके बारे में एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को निकाल लेना कि एक छोटा सा, यानी जैसे ईयर का कलर है, आईज का कलर है, लेफ्ट हो या राइट हो आई, ठीक है, या नोज का शेप जो होता है, तो ये सारी चीजें जो हेयर का वेव, जैसे कि अगर कर्ली बाल है, ठीक है, और स्ट्रेट हैं या वेवी बाल है, तो ये कैसे होता है। तो इन सब चीजों, कर्ली का मतलब घुमाव लच्छेदार जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेट का मतलब सीधे, और उसके बाद वेवी का मतलब जैसे तरंग होता है ना, वैसे जैसे तरंगों को आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, तो वो जो होते हैं उनको वेवी कहते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो पूरा का पूरा ये जीनोम, हमने कहा ना पूरे ह्यूमन बॉडी के बारे में जान लेना कि क्रोमोसोम क्या क्या चीज ह्यूमन बॉडी में परफॉर्म कर रहे हैं,
हर एक इंफॉर्मेशन को, हर एक छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन को, क्योंकि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं और इससे हम एक चीज और भी कि किसी ह्यूमन में कौन सा क्रोमोसोम कम या कौन सा ज्यादा है, इन सब चीजों का आकलन भी किया जा सकता है, या कौन सा क्रोमोसोम एक्टिवेट है ज्यादा और कौन सा कम एक्टिवेट है। इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन हम बहुत अच्छी तरह से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी मानव जीनोम परियोजना की सहायता से हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं आज, क्योंकि हमारे पास एक बेहतर टेक्नोलॉजी आज है और बेहतर मैपिंग है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स को क्या कर देता है, मैप कर देता है 23 क्रोमोसोम्स को। चलिए एक और स्लाइड देख लेते हैं। वैसे इस चीज को तो आप अच्छी तरह से पहचान ही गए होंगे, डीएनए को, ठीक है। तो ये डीएनए द्विगुणन का है, ये डीएनए द्विगुणन का है। अब देखिए, अब मानव जीनोम जो परियोजना थी ये कब प्रारंभ हुई थी, 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये 2003 में इसको पूरा कर लिया गया था। अब यहां पर जब हम बात करते हैं किसने किसने इसकी हेल्प करी थी, तो प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में अगर हम बात करें तो प्रारंभ में इस परियोजना का आर्थिक सहयोग किसने दिया था, अमेरिका ने। याद रखिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन भी, यानी फर्स्ट जो पहला सहभागी था, यानी पहला जिसने भाग लिया था वो कौन था, तो वो कौन था, वो अमेरिका था। ऊर्जा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया था। अमेरिका का ऊर्जा विभाग जो था और जो स्वास्थ्य विभाग था, वहां सबसे पहले इसने भाग लिया था और इस परियोजना को चलाने का उसने संकल्प लिया था, निश्चय किया था कि हाँ, इस पर चर्चाएं चली होंगी कुछ समय तक कि हाँ इसको कैसे किया जाएगा, इतना बृहद प्रोजेक्ट है तो इसका खर्चा कितना आएगा, कितने इस पर पैसे लग जाएंगे। पैसे वैसे अमेरिका में तो डॉलर्स चलते हैं, तो वहां पर चीजों को समझा गया होगा और कई सारे स्तर पर बात हुई होगी, गठन हुआ होगा, तो ये सब बातें वहां पर भी हुई होंगी। इसके पश्चात संयुक्त गणराज्य यूनाइटेड किंगडम का वेलकम ट्रस्ट जो था इसके साथ जुड़ा था। ये देखिए, ये वेलकम ट्रस्ट है, ये वेलकम ट्रस्ट है। आपकी जो इस साइड में स्लाइड में इमेज लगी हुई है, ये वेलकम ट्रस्ट है। एक बार आप देखेंगे तो आपको ये भी कि हाँ कैसा दिखता है, कैसा वो दिखता है। तो कभी कभी ऐसा होता है तो आप इमेजेस को देख करके ज्यादा क्लैरिफाई हो जाते हैं, आपको ज्यादा चीजें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसके साथ साथ और क्योंकि ये इतना बड़ा, मैंने बताया ना, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि एक देश के बस की बात नहीं थी। बात इसकी नहीं है क्योंकि देश हर कोई सोचता है कि उसका प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है, क्योंकि इसके सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस थे, हर किसी के मन में ये एक शंका थी कि ऐसा तो नहीं कि अगर मैंने इतना पैसा लगा दिया और उसके बाद ये प्रोजेक्ट ही बेकार हो जाए, कोई काम का ही ना रहे, तो इतना पैसा लगाने का क्या मतलब। और फिर वो भी सोचेगा, एक उसको भी कोई भी विभाग होगा, उसको भी अपने पेपर पर उसको भी आंसर करना होगा कि हमने इतना पैसा कहां खर्च किया है, हर चीज। तो वो सारी चीजों को सोच करके अब पूरा का पूरा ये जब गठन किया गया, गठन करने के बाद देशों को बताया गया कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है और जहां पर कोई भी देश वहां पर भाग ले सकता है। तो उसमें देश किन किन देशों ने भाग लिया, जापान, आप जानते हैं जापान की टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है, जापान की टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे अच्छी है। तो इनमें यानी कि इसमें जरूरत पड़ेगी, आगे चल करके इसमें जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इतने क्रोमोसोम को जब स्टडी किया गया, 23 क्रोमोसोम को स्टडी करने के बाद उसका जो डाटाबेस था उसको संचित करके या संग्रहित करके रखना बहुत बड़ा टारगेट था। तो इसको हमारे कौन कंप्यूटर्स ने किया था, आप जानते हैं सुपर कंप्यूटर्स ने ये काम किया था और उस डाटा को अपने पास स्टोर करके रखा था। बने रहिएगा कि लास्ट में कुछ ऐसी इमेजेस दिखाने वाले हैं, कुछ ऐसे स्लाइड्स आप देखेंगे कि आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हाँ चीजें कैसे वहां पर व्यवस्थित रहती हैं। चलिए फिर इसमें कौन था, फ्रांस था, जर्मनी था, चीन था, आदि देशों में आदि देश भी इस परियोजना से जुड़ चुके हैं। यानी इसमें इतने देशों ने, कौन कौन से, फ्रांस, पहला तो अमेरिका ही हो गया, दूसरे नंबर पे ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, 5 देशों ने भाग लिया था। भारत का यहां पर नाम नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड की ओर। तो यहां पर देखिए अब कह रहा है कि ह्यूमन जीनोम क्या है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन जीनोम है क्या चीज, तो यहां पर एक बार आप
अपने नोट्स में भी बना सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। किसी अगुणित, अगुणित का मतलब क्या होता है, 2n की अगर बात करें ये द्विगुणित है, और जब हम अगुणित की बात करते हैं तो n, यानी इसको द्विगुणित अगुणित को हैप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। और उसको बोलते हैं डिप्लॉइड, उसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। द्विगुणित ही है, इसका मतलब होता है द्विगुणित, ठीक है, इसका मतलब। तो अगुणित यानी n सेल्स में, मैंने बताया ना 46 क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, और कितने? 23, क्योंकि 23 पेयर होते हैं। पेयर कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। और होते कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। और कितने जोड़ी होते हैं? तो 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, 23 जोड़ी होते, सॉरी, ठीक है। तो कोशिका में पाए जाने वाले संपूर्ण डीएनए का पूरा जो डीएनए हमारे सेल में जो प्रेजेंट होता है को क्या कहते हैं हम? जीनोम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। जितना भी हमारे एक सेल में डीएनए मटेरियल है उसको हम कहते हैं जीनोम, उसको हम क्या कहते हैं? जीनोम। अब देखिए यहां पर जीन कहते हैं ना, डीएनए की आनुवंशिकता की इकाई किसको कहा जाता है? जीन कहा जाता है, ठीक है। आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं हम? जीन कहते हैं। अब जीन क्या है? तो जीन डीएनए का वह छोटा सा खंड होता है, यानी एक छोटा सा खंड होता है जो किसी ना किसी प्रोटीन को कोडित करने का या कूट उसका प्रदान करने का कार्य करता है, यानी कोड करता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा आनुवंशिक कूट, ठीक है, जिसमें आरएनए के कई कोडॉन्स आपने यानी कुल 64 कोडॉन पढ़े होंगे। तो वहां पर इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन जब आएंगे कूट वाले पर, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वो क्या करता है? जो छोटा सा खंड जो किसी प्रोटीन का कूट यानी लेखन करता है। कूट यानी क्या करता है? कूट लेखन करता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या किया गया है, यहां पर दिखाया गया आपको ये डिप्लॉइड और ये हैप्लॉइड। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा है ना, ये डिप्लॉइड है, ये भी क्या है? डिप्लॉइड है, और ये भी क्या है? डिप्लॉइड है। पेयर में है, पेयर में यानी डिप्लॉइड, 2n की सिचुएशन में है, यानी 2n की स्थिति में है। और जब हम n की स्थिति, ये इसका सिंगल है, ठीक है, ये इसका सिंगल है, और ये वाला इसका सिंगल है, तो हम इसको क्या कहते हैं? यानी ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड हो गए, ये n, और ये क्या हो गए? ये 2n हो गए। उम्मीद है आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर ये आपको पसंद आया तो वहां जो थंब वाला बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। ग्लूकोमीटर जो है उसको बढ़ाते रहिए, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते रहिए, एनर्जी मुझे भी मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड में। अब देखिए मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य क्या क्या था। मानव जीनोम परियोजना के इसके लक्ष्य क्या क्या थे वो भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अब इसमें क्या क्या टारगेट किया गया कि क्या क्या करना है। पहला क्या था? मानव जीनोम में मिलने वाले लगभग 20 से 25 हजार जीनों के बारे में पता लगाना था। यानी अंदाजा लगाया गया कि जो 20 से 25 हजार जो जीन होते हैं उसके बारे में हमें पता लगाना है। पहला टारगेट ये था। अब दूसरा क्या था? पूरे जीनोम का अनुक्रमण करना, यानी जीनोम के 3 बिलियन क्षार युग्म के अनुक्रमों को क्या करना? निर्धारित कर देना। जो 3 बिलियन क्षार उपस्थित होते हैं, यानी एक क्षारक पर आप समझ लीजिए $3 का खर्चा आया था। एक क्षारक पर $3 का खर्चा आया था, तो 3 बिलियन यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 3 3 9 यानी $9 बिलियन इतना खर्च आया था। और बाकी का जो भी डाटाबेस हो, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। वैसे जो मेरे पास अभी डाटा है वो लगभग $9 बिलियन का खर्च आया था टोटल, ठीक है। चलिए संपूर्ण मानव जीनोम की क्या करना? पहचान करना। अभी मैंने बताया कि इसमें से पहचान कर लिया जाएगा कि किस जीन से क्या कार्य होता है, कौन जीन किसको कोडित करने का काम कर रहा है, कौन सा जीन किस प्रोटीन को कोडित करने का कार्य कर रहा है। इससे अगर हमें पता चल जाए, यानी ये अगर पता चल जाए, तो हम कई विकारों को, मानव शरीर में कई विकार ऐसे होते हैं जो कूट संबंधी होते हैं और उनको हम ठीक कर सकते हैं। उनको हम क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। तो ये था मानव जीनोम प्रोजेक्ट। कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। आप इसको 1 लाइन में 2 लाइन में पढ़ने का कोई मीन नहीं होता। अगर डिटेल में पढ़ा है मैंने कहा ना, तो चीजें बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई हो जाएगी, ठीक है। जीनोम के अध्ययन से प्राप्त डाटा को एकत्र करना। अब जीनोम का जो भी डाटा था उसको क्या करना? उसको संग्रहित कर लेना। उसको संग्रहित कर लेना यानी जो भी स्टडी किया गया उसको संग्रहित करने का भी एक टारगेट था और उसे भी संपन्न करना था। अब डाटा के विश्लेषण के लिए नई तकनीकों का विकास करना। अब हमने कहा ना कि जब डाटा है तो तकनीक के लिए वो जापान है ना, जापान और चीन भी है उसके साथ साथ, तो वो भी जुड़ा हुआ है। तो वो जो डाटा विश्लेषण के लिए नई नई तकनीक
को का प्रयोग करके उस डाटा को, जो डाटा हमारा संग्रहित किया गया, जो डाटा प्राप्त किया गया, उसको विश्लेषित करना, यानी उसकी स्टडी करना कि वो डाटा है क्या चीज, उसमें क्या क्या है। परियोजना के दौरान उठने वाले कानूनी, नैतिक और सामाजिक मुद्दों को सुलझाना। कई ऐसे होते हैं जो कानूनी, नैतिक और सामाजिक मुद्दे उठते हैं कि ऐसा अगर होगा तो क्या, क्योंकि ये भी एक कम्युनिटी होती है, संगठन होता है, और वहां पर एक ऐसा संगठन जो बैठता है जो इसके बारे में डिस्कशन करता है कि इसके क्या प्रॉफिट होंगे, इसके क्या लॉस होंगे, हर कोई इसके बारे में डिस्कशन करता है। तो क्या क्या पॉइंट उठ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस उठ सकते हैं, इनके बारे में भी उनको ये संग्रहित करना था, और इसको भी कि क्या हम आंसर करेंगे, इस चीज को भी समझना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी इसी स्लाइड में। अब देखिए, मानव जीनोम परियोजना की जो प्रक्रिया, वो किस प्रकार से प्रक्रिया की जाती है। अब देखिए, पूरे डीएनए, जो भी पूरे एक कोशिका में जो भी डीएनए होता है, एक कोशिका से अलग किया जाता है, यानी आइसोलेशन ऑफ डीएनए। यहां पर क्या किया जाएगा, पहला पॉइंट है आपका, आइसोलेट कर लिया जाएगा, उसी पृथक कर लिया जाएगा, डीएनए को सेल से क्या कर लिया जाएगा, पृथक कर लिया जाएगा। फिर इसके बाद क्या किया जाएगा, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, यानी फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम सुना होगा, प्रतिबंधित एंजाइम, प्रतिबंधित एंजाइम का नाम सुना होगा, जो कि क्या करता है, उसको छोटे छोटे डीएनए के खंडों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, काट देता है। आणविक कैंची भी कहते हैं। एक नंबर में भी प्रश्न पूछा जाता है, प्रतिबंधित एंजाइम पर टिप्पणी कीजिए, या फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है वो बताइए, ठीक है, तो इसके बारे में पूछ लेता है। तो प्राप्त हुए डीएनए, अब जो प्राप्त हुए डीएनए के जो खंड है उनकी क्या करना, क्लोनिंग करना। अब क्लोनिंग वेक्टर का यूज करेंगे, आपने पीबीआर 322 को पढ़ा होगा, प्लाज्मिड वाले यानी बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में, वहां पर आपने इसके वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, कि मदद से प्रवर्धन और उसका एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन का मतलब बढ़ा देना, ठीक है, किया था। क्लोनिंग वाहक, क्लोनिंग वेक्टर ज्यादातर यानी कि कौन यूज किया जाता है, बैक, यानी इसको बोलते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ठीक है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और यैक का भी इस्तेमाल, बैक और यैक, यैक का मतलब वाई से यीस्ट होता है, बाकी का वही है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स है जिनका यूज किया गया था, यानी ये क्लोनिंग वेक्टर है। यानी पीबीआर 322 को आप पढ़ ही चुके हैं, पीयूसी 19 को आप पढ़ चुके हैं, और इसके साथ है यैक और बैक, ठीक है। कॉस्मिड भी होते हैं, प्लाज्मिड भी होते हैं, कॉस्मिड भी होते हैं, यैक, बैक, ठीक है, या इसको बैक बोलते हैं और इसको यैक बोलते हैं, ठीक है। यानी बैक का मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और यैक का मतलब क्या होता है कि यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। चलिए, छोटे छोटे टुकड़ों को तब डीएनए सीक्वेंसर, अब डीएनए सीक्वेंसर जो था का उपयोग करके इनको क्या कर दिया, जो सीक्वेंस मिलाना था उसको सीक्वेंसर की मदद से क्या क्या अनुक्रमित कर दिया जाता है, एक क्रम में लगा दिया जाता है। इस डीएनए को सीक्वेंसर की, यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए, रेड पेन से इसको मैं मार्क किए दे रहा हूं, ये वाला, ठीक है। डीएनए सीक्वेंसर की जो तकनीक थी वो किसने, फ्रेडरिक शेंगर ने इसकी खोज की थी, और इसको बताया था कि हाँ ऐसे सीक्वेंसर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्राप्त अनुक्रमों, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ये अनुक्रमों में इसकी जगह पर अनुक्रमों, ठीक है, अनुक्रमों लिखा है, को अतिव्यापी क्षेत्रों के आधार पर व्यवस्थित किया गया। अब ओवरलैपिंग हो रही थी उसको आधार पर क्या कर दिया गया, अतिव्यापी के आधार पर उसको क्या कर दिया गया, व्यवस्थित कर दिया गया, एक लाइन में क्या कर दिया गया, सीक्वेंसर की मदद से उसे एक लाइन में लगा दिया गया। इस जीनोम के अनुक्रमों की सारी जानकारी तब एक कंप्यूटर आधारित प्रोग्राम में एकत्रित की गई। मैंने कहा स्टोरेज का जो था वो सबसे बड़ा, क्योंकि अगर कहा जाता है कि अगर मान लीजिए अगर एक किताब पर हम लिखने को आते हैं एक क्रोमोसोम के बारे में, तो कुल लगभग 33 किताबों की आवश्यकता पड़ती, 3300 किताबों की आवश्यकता पड़ती, 33 नहीं 3300 किताबों की आवश्यकता पड़ती। अगर इसको एक लिखने पे आते, कॉपी पर लिखने पे आते, तो 3300 पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती, और उन 3300 पुस्तकों में एक पृष्ठ पर, यानी पहले पेज पर, अगर फर्स्ट पेज से चाहे लास्ट पेज हो, एक पेज पर 1000 शब्द लिखे जाएंगे, 1000 शब्द लिखे जाएंगे। इतनी बड़ी बुक होनी चाहिए, तब जाकर के कहीं 3300 पुस्तकों में इस डाटा को पूरा का पूरा लिखा जा सकता है। लेकिन उन 3300 पुस्तकों को हम रखेंगे कहाँ, कहीं गलती से चूहा चला गया और काट दिया तो उसका पूरा का पूरा सब कुछ तहस नहस हो सकता है, तहस नहस हो सकता है, ठीक है। माइक्रो सैटेलाइट, अब दोहराए जाने वाले डीएनए अनुक्रम की मदद से जीनोम मैपिंग
तैयार की गई। अब जो ओवरलैपिंग कर रहे थे जिसको अभी बताया गया ना, तो उसके दोहराए जाने वाले जो था उसकी मदद से क्या किया गया, मैपिंग को तैयार कर दिया गया। ये पूरा का पूरा क्या था, प्रोसीजर था जिसमें हमने समझा कि ये कैसे किया गया। अब इसकी क्या क्या इसके स्पेशल फीचर थे, स्पेशल फीचर क्या क्या थे वो अब समझिए आप कि क्या इसमें क्या क्या यूज किया गया। और इसके भाई अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमने देखा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कैसे किया गया, अब हम उसकी विशेषताएं देखेंगे, यानी स्पेशल फीचर्स जो हैं वो देखेंगे। मानव जीनोम में लगभग कितने, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, मानव जीनोम में लगभग कितने 3164.7 यानी 3164.7 करोड़ क्षार युग्म पाए जाते हैं। अब हमें जो डाटा मिला है ये वो डाटा है, ठीक है। औसतन एक जीन में 3000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक जीन में लगभग कितने होते हो, यानी एवरेज वैल्यू जो ली गई, अब किसी में 250 से, किसी में 300, किसी में 600, किसी में 800, किसी में 400, 300, ठीक है। तो ऐसे करके किसी में 3000 भी थे, किसी में 2900, 2500, 2400 ऐसे करके, लेकिन एक जब एवरेज वैल्यू निकाली गई तो लगभग कितने बताए उन्होंने कि लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। मानो कि सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन होती है। क्वेश्चन यहां से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहां से नोट कर लीजिए आप कि सबसे बड़ी जीन कौन सी है, डिस्ट्रोफिन है, जिसमें 2.4 करोड़ क्षार युग्म यानी बेस पेयर होते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहां से नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी जीन कौन सी होती है, तो डिस्ट्रोफिन जीन सबसे बड़ी जीन होती है। अभी भी 50% से अधिक जीन के कार्य की खोज की जानी बाकी थी। अभी भी क्या की जानी बाकी थी, 50% ही जीन की अभी खोज करी गई थी, यानी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई थी, 50% अभी भी बाकी था। जीनोम के 2% से भी कम द्वारा प्रोटीन को कूट लेखन यानी ट्रांसलेशन होता है, यानी 2% का से भी कम हिस्सा होता है जो किसमें भाग लेता है, प्रोटीन के कूट में, यानी कि कूट लेखन यानी प्रोटीन को कोडित करने में भाग लेता है। 2% से भी कम हिस्सा, क्योंकि कूट में आपने हिस्सा पढ़ा हुआ है, तो वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ 2% से भी यानी 2% से भी कम हिस्सा ऐसा होता है जो प्रोटीन को कोडित करने में हेल्प करता है। अधिकांश जीनोम दोहराए जाने वाले अनुक्रमों, यानी कुछ ऐसे थे जो रिपीट कर रहे थे। अब रिपीट को हम बार बार तो स्टडी करेंगे नहीं, अगर कोई चीज रिपीट कर रही है तो उसका काम वही होगा जो पहले था, तो उसको अलग ही कर दिया गया। से बने जो प्रोटीन के कूट लेखन में भाग नहीं लेते, ये निरर्थक कोड यानी नॉनसेंस कोड कहलाते हैं। जो भाग ले रहे हैं वो कोडिंग, और जो नहीं भाग लेने वो नॉनसेंस कोडॉन, ठीक है, होते हैं। ये हमें मानव के आनुवंशिक विकास को बेहतर ढंग से समझने में क्या करते हैं, मदद कर सकते हैं। ये हमारे आनुवंशिक विकार को समझने में बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं कि कौन सा किस तरह से कार्य कर रहा है जीन और किसको कोडित करने का कार्य कर रहा है। अब देखिए गुणसूत्र में सर्वाधिक जीन कौन, 2968, और गुणसूत्र में सबसे कम जीन कौन से होते हैं, 231, ये सर्वाधिक और ये सबसे कम, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 23, ठीक है। अब देखिए मानव में लगभग करोड़ों जगहों पर एक एकल क्षार युग्म में बहुरूपता होती है, जिसे एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता कहते हैं। देखिए सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि बार बार वही चीज, यानी न्यूक्लियोटाइड की जो बहुरूपता उसी चीज को देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं, यानी कई जगह पर वही सारी चीजें लगी हुई हैं, यानी थोड़ा सा है, उसके बाद कोई क्रोमोसोम है, कोई जीन है, उसके बाद एक और उसी की कॉपी हो गई है, तो उसको स्टडी करने का कोई मीन नहीं था, इसलिए लगभग 50% ऐसा जीन था जिसको निकाल दिया गया था, 50% ही स्टडी किया गया था, ठीक है। अब देखिए मानव जीनोम परियोजना के अनुप्रयोग, इसका हम कहां पर यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी देख लीजिए आप। इसे अनुसंधान यानी रिसर्च में काफी प्रगति आई, रिसर्च में अलग अलग प्रकार की रिसर्चेज में इसका यूज किया जाता है। आज अगर किसी खास जीन के कुछ बदलाव के कारण कोई बीमारी पैदा होती है तो उसका हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि हम जहां हम रखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी जब उस पर रखेंगे तो बाकी, क्योंकि आप जानते हैं 99.9% और 0.1% जो डिफरेंस होता है वो 0.1%, और सबका जो डीएनए होता है वो सेम कितना होता है, 99.9%। तो हम इसे स्टडी कर सकते हैं कि कितना क्या चीज ऐसी है जहां पर हम
देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी इस व्यक्ति के और इस पेशेंट के अंदर गड़बड़ी हुई है जिसके कारण ऐसा कुछ हुआ है। तो ये था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कुछ जो हमने उसका यूज करना सीखा है। हमारे पास पहले मौजूद जीनोम डाटाबेस से तुलना की जा सकती है। मैंने कहा ना 99.9%। तो उससे क्या कर सकते हैं, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि इसके पूरे के पूरे जीनोम में और एक नॉर्मल पर्सन के जीनोम में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। तो हम उसमें स्टडी करके पता लगा सकते हैं, वो बता देगा कंप्यूटर की कहां पर मैच नहीं कर रहा है, कहां पर गड़बड़ी है। ठीक है, तो यहां पर ये बता सकता है। इस तरह समस्या से निपटने के लिए अधिकांश तर्कसंगत कदम उठाया जा सकता है। इसे और अधिक आसानी से ठीक किया जा सकता है। अब वहां जहां पता चल गया कि इसे ये परेशानी है, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, यानी उस जीन को हम ठीक कर सकते हैं, उस जीन को हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। मानव जीनोम परियोजना में एकत्र की गई जानकारी के द्वारा जीनों के कार्य तथा प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जा सकता है। अब मैंने कहा ना, जब यहां पर जीन के बारे में पता लगाया जाएगा कि ये एक ऐसा जीन है, ये अलग अलग प्रकार के जो जीन हैं ये किस प्रकार के प्रोटीन को कोडित करने का काम कर रहे हैं, ये भी हम समझ सकते हैं। इस परियोजना के कारण जैव सूचना विज्ञान इसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो इसमें कई मैथमेटिक्स भी आती है, स्टैटिक्स भी आती है, बायोलॉजी भी आती है, ठीक है, केमिस्ट्री भी आती है। तो कई सारे इसमें सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसको हम क्या कहते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब देखिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स को मैंने यहां पर डिफाइन किया है, तो आपको वो भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर साइंस भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, इंजीनियरिंग भी होता है, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और बायोलॉजी, इतनी सारी चीजें आती हैं किसके, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के सब्जेक्ट में। तो इतनी सारी चीजें आती हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। तो इस चीज को समझ करके भी, यानी इस इमेज को भी देख करके आपको चीज क्लियर हो गई हुई, यानी ये आपकी जो हेडिंग है वो भी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, यह जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जैविक डाटा यानी बायोलॉजिकल जो डाटा होता है को एकत्र करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर आधारित प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर टूल्स का विकास किया जाता है। अलग अलग प्रकार, भाई कंप्यूटर प्रोग्राम्स और उसके सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। जैसे आज हम टाइगर प्रोजेक्ट में अलग अलग प्रकार के हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है इंडिया में या किसी अदर प्लेस पर टाइगर का नंबर क्या है, अलग अलग एनिमल्स पर स्टडी किया जाता है और हम इस चीज़ को आज हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए इमेज, आप इस इमेज को देखिए, आपको क्रोमोसोम दिखाई दे रहे होंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये है डाटाबेस जो स्टडी किया गया है और उसमें स्टोर करके रखा हुआ है। ये देखिए y x x x x x करके, यानी इन सब चीजों को स्टडी अच्छी तरह से कर लिया गया है कि हाँ, ये सारा का सारा पूरा डाटाबेस एक कंप्यूटर प्रोग्राम में पूरा का पूरा स्टोर्ड है। हमारे पास एक बृहद कंप्यूटर, मैंने कहा ना सुपर कंप्यूटर्स में ये डाटा पूरा का पूरा क्या है, स्टोर्ड है। तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है। ठीक है, और साथ में मेरे लिए भी, और ग्लूकोमीटर बढ़ा दीजिए मेरा भी। अब देखिए, यहां पर भी आपको एक इमेज में दिख रहा होगा और यहां पर कई सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, 4, ऐसे ही ये 5 अलग अलग क्रोमोसोम है। पूरी की पूरी मैपिंग करी गई। मैंने कहा था ना मैपिंग करना, तो ये है मैप पूरा, ये मैप पूरा। इस मैप के लिए भी डेफिनेटली आपको ये चीज अगर बारीकी से देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 22 और उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, XX और XY। ठीक है, XX और XY, मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिखाई गई हैं और यहां पर एक्सेल में से पूरा का पूरा DNA मटेरियल जो निकाला जाता है। ठीक है, चलिए G0 G1 फेज, ये तो सेल डिवीजन का है पार्ट, G1 और G0 फेज। G0 फेज का मतलब वहां पर वो ऐसे सेल को G0 फेज में डाल दिया जाता है जो डिवाइड ही नहीं करती, यानी जिनको आगे मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। चलिए लास्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। आप जानते हैं इस चैनल पर आकर के आप आए हैं और मेरे लेक्चर्स को ज्वाइन करिए और प्रथम वाला जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब वाला भी बेल जो है ना उसको भी हिट कर दीजिए। साथ में सब्सक्राइब वाले बटन को दबाने के बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, मेरे जितने टाइम लेक्चर अपलोड होंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेंगे। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।